हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों पढ़ चुके हैं, तो आज उसका प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। कल बहुत से छात्रों ने शिक्षक दिवस की बधाइयाँ दी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गुरु की तरह माना। हम एग्ज़ाम से पहले कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे और प्रश्न दोनों सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कक्षा के साथ साथ आपको प्रश्न सॉल्व करना भी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप कितना जानते हैं, प्रश्न कैसे आता है, इन सभी की जानकारी के लिए आपको प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। इससे आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है, आप पढ़ने में जो पढ़ रहे हैं उसकी दिशा सही है या नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं कितना प्रश्न है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। कौन कौन प्रीलिम्स वाले हैं, प्रेजेंटी दे दीजिए यस सर करके। अभी बहुत कम जुड़े हैं। मेंस वाले कितने हैं? मेंस वाले तो बस मेंस लिखना चाहते हैं। देखिए ना कितनी कम उपस्थिति है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिनको सॉल्व करना रहेगा बिल्कुल आएंगे। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ है? इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ है। तो ए ऑप्शन है रायपुर, बी है राजनांदगांव, सी है दुर्ग और डी है रायगढ़ और ई है इनमें से कोई नहीं। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। केवल संकलन का कार्य किया गया है। यह अलग अलग एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, व्यापम एग्ज़ाम की बात हो, वहाँ से संकलन किया गया है। उस समय 5 ऑप्शन हुआ करते थे, अभी तो केवल 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो बताइए छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ है? लाइव चैट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ है? जी बिल्कुल, राजनांदगांव में हुआ है। तो पहले का ऑप्शन क्या हुआ? बी राजनांदगांव। दूसरा क्वेश्चन है, महाकंतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ए ऑप्शन है महेंद्र, बी है व्याघ्रराज, सी है शंखचूड़ और डी है जयतराज। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? चलिए आंसर बताइए। जी, दूसरे का आंसर होगा व्याघ्रराज। तीसरा प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ए है कलिंगराज, बी है कमलराज, सी है रत्नराज और डी है पृथ्वीदेव। आपको बतानी है कि किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी रत्नराज और डी है पृथ्वीदेव। जी, रत्नराज, इन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। चौथा क्वेश्चन है,
कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? ए नेपाल, बी असम, सी त्रिपुरी और डी बंगाल। आपको बताना है कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे। जी, त्रिपुरी। जो कलचुरी राजा थे वह मूलतः त्रिपुरी के थे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, चाहे आप लाइव चैट में बताइए या कमेंट चैट में बताइए, बट क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए अमर सिंह, बी उमेंद्र सिंह, सी सूरत सिंह और डी ऑप्शन है कुशल सिंह और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए अमर सिंह, बी उमेंद्र सिंह, सी सूरत सिंह, डी कुशल सिंह और ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। जी, अमर सिंह, जिनका शासनकाल क्या था? 1741 से 1753। याद रखेंगे। इसका जब हम कक्षा में पढ़े थे तो अच्छे से कोड बनाए थे, तो याद कर लीजिएगा। शासक का नाम पूछा जाता है कि किस राजवंश से थे और उनका शासनकाल का कार्य क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? छठवां प्रश्न है, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ए जगपाल देव, बी जगदेव, सी तखत सिंह और डी बलदेव राम। आपको बताना है कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। जी बिल्कुल, जगपाल देव, यह कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। काफ़ी लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सब कमेंट कीजिए। आप सभी पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए है दक्षिण कोशल, बी है छत्तीसगढ़, सी है दंडकारण्य और डी है गोंडवाना और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है दक्षिण कोशल, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी है दंडकारण्य और डी है गोंडवाना और ई है इनमें से कोई नहीं। मेंस आंसर राइटिंग वालों के लिए क्वेश्चन था। वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना था आपको। तो वैदिक काल में क्या है, छत्तीसगढ़ का किसी नाम से उल्लेख नहीं किया गया है। केवल एक जगह उल्लेख मिलता है कि नर्मदा नदी जो है उसे रेवा नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ये है आपका वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नाग वंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से शासक थे? ए है सोमेश्वर देव, बी है गोपाल देव, सी है कन्हड़ देव और ई है जय सिंह देव। मतलब पहला है जय सोमेश्वर देव, दूसरा है गोपाल देव, तीसरा है कन्हड़ देव और डी है जय सिंह देव। तो आपको सही उत्तर चुननी है। विकल्प है आपके सामने ए
1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4, ई 1 2 3 4। तो इसमें आप देख लीजिए कि बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित में से शासक कौन कौन थे। तो आप जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक थे, सही उत्तर चुनिए, वहाँ आप मार्क कर लिया कीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या है, सही बताना है कि गलत बताना है, इनमें से कोई नहीं है, क्या पूछा है। इसलिए अंडरलाइन करके ही प्रश्न सॉल्व किया कीजिए जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो। जी बिल्कुल, गोपाल देव छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं थे। सोमेश्वर देव, कन्हड़ देव और जय सिंह देव तीनों थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है 8वें प्रश्न के लिए। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपको बतानी है महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपके सामने विकल्प हैं ए रत्नदेव प्रथम, बी बिंबाजी भोसले, सी राजा कामसेन, डी है वल्लभाचार्य और ई है राजा हर्षगुप्त। प्रश्न है आपके सामने, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। काफ़ी लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाकी का अता पता नहीं है। जी, रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाए थे। याद रखेंगे 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। आपको बतानी है मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। आपके सामने विकल्प है ए 1723, बी 1741, सी 1793 और डी 1801। बताइए कि मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। आपके पास 10 सेकंड का समय था। जी बिल्कुल, 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था। प्राचीन काल की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था। पहला महाकौशल, दूसरा है विंध्य क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण कौशल और डी है चेदी जनपद। तो आपको बतानी है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था। तो दक्षिण कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। ए ऑप्शन है दुर्ग, बी ऑप्शन है रायपुर, सी ऑप्शन है बिलासपुर और डी ऑप्शन है रायगढ़। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। बताइए। ए ऑप्शन है दुर्ग, बी है रायपुर, सी है बिलासपुर और डी है रायगढ़। तो कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बिलासपुर से। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। ए है कलचुरी राजवंश, बी है पांडु राजवंश, सी है नलवंश, डी है छिंदक नागवंश। आपको बताना है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वह छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। चलिए बताइए।
तो पांडु राजवंश में कब आए थे? तो 639 ईस्वी में। याद रखेंगे 639 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। उस समय राजवंश की बात करें तो पांडु राजवंश का शासन था। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन है बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? ए है लक्ष्मीदेव, बी है पृथ्वीदेव द्वितीय, सी है रत्नदेव तृतीय और डी है कल्याण साय। चलिए बताइए कि बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? ए लक्ष्मीदेव, बी पृथ्वीदेव द्वितीय, सी रत्नदेव तृतीय और डी है कल्याण साय। जी बिल्कुल, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश की राजधानी थी। तो आपको बतानी थी किस वंश से संबंधित है। तो काकतीय, बी कलचुरीय, सी छिंदक नागवंशी और डी है सरबपुरी वंश। चलिए बताइए, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश की राजधानी थी, तो वह कौन सी वंश है? तो वो वंश है छिंदक नागवंशी। अगला प्रश्न है बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। कथन है कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। कारण है उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ राज्य जीता। अच्छे से पढ़ लीजिए, कथन बोल रहा है कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। कारण कह रहा है कि उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ राज्य जीता। तो बताइए, कथन और कारण, ए विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कथन को स्पष्ट नहीं करता। सी है कथन सत्य है कारण गलत है और डी है कथन गलत है कारण सत्य है। एक बार और देख लीजिए कथन और कारण को। कथन कह रहा है कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। कारण है कि उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ राज्य जीता। तो कथन सही है बट कारण गलत है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन सत्य है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था? ए ऑप्शन है 81, बी है 82, सी है 83 और डी है 84। डी ऑप्शन है 84। आपको बतानी है कि कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था? तो एक गढ़ में 84 गांव का समूह होता था जो 7 बरहों का गढ़ होता था। इसको हम पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था। ए है कमलराज, बी है कलिंगराज, सी है कोकलराज और डी है रत्नराज। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? अगर कक्षा का वीडियो देखे होंगे तो आपको कोड याद होगा, इस प्रकार से था।
तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलिंगराज। देख लीजिएगा कोड वहाँ पे इस तरह से था, शासक बहुत ज़्यादा थे, कोड सिंपल से याद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? ए है कमाविजदार, बी है फडणवीस, सी है पटेल और डी है गौटिया। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? ए है कमाविजदार, बी है फडणवीस, सी है पटेल और डी है गौटिया। कौन सा आंसर सही है? जी, ऑप्शन डी, कि जो गौटिया का पद था वह नियमित रूप से बना रहा था। अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? ए है नलवंश, बी है सोमवंश, सी है छिंदकनाग वंश और डी है कलचुरी वंश। आपको बतानी है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था। सर्वाधिक समय तक शासन बताना है। ए है नलवंश, बी है सोमवंश, सी है छिंदकनाग वंश और डी है कलचुरी वंश। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन छिंदकनाग वंश ने नहीं किया था। कई लोग छिंदकनाग वंश बोल रहे हैं। सर्वाधिक समय तक शासन किए हैं कलचुरी वंश। आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं। उनका शासनकाल था 1000 से 1741 ईस्वी। याद रखिएगा कि सर्वाधिक समय तक शासन कलचुरियों ने किया है। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? ए है जाजालदेव प्रथम, बी है जाजालदेव द्वितीय, सी है पृथ्वीदेव प्रथम, डी है रत्नदेव प्रथम और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कि जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किन शासक ने किया था। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो जाजालदेव प्रथम ने। याद रखेंगे, जाजालदेव प्रथम ने जांजगीर के विष्णुदेव मंदिर का निर्माण किया था और जो वर्तमान अभी नाम है जांजगीर, वहाँ जाजालेपुर शहर बनाए थे जिसका वर्तमान नाम जांजगीर है। मेंस आंसर राइटिंग वाले कितने हैं? यस करके रिप्लाई कीजिए, देखते हैं कितने लोग हैं। यहाँ फैक्ट बातें की जाती है और आपको मेंस में फैक्ट बातें लिखनी है। कुछ भी मत लिखिएगा जब आपको इस टॉपिक से प्रश्न दिया जाएगा तो, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि आपको कितना फैक्ट बातें याद है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? याद रखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? ए है सिरपुर जो रायपुर के तहत आता है, बी बिलासपुर, सी बारसूर और डी है बालकेश्वरी। आपको बतानी है सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मल्हार, जो कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिला के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, तोमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? ए है पृथ्वीदेव प्रथम, बी है कमलराज, सी है रत्नराज प्रथम और डी है कलिंगराज। विकल्प से बताइए कि तोमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक
कौन थे? तो अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? रत्नराज प्रथम। सबसे पहले आप देखेंगे कि कलिंग राज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाकर वहाँ से शासन करना प्राप्त किया। फिर जब रत्नराज प्रथम ने शासन किया तो उस समय तुम्बाड़ राजधानी था, लेकिन उन्होंने तुम्बाड़ से राजधानी परिवर्तन करके रतनपुर ले आए। तो रतनपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने। इसको हम कलचुरी जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि तुम्बाड़ के बाद रतनपुर, रतन के बाद छुरी कोस गई, इस तरह से राजधानी को परिवर्तित किया गया था। 24वां प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? जो पांडु वंश का शासक था महाशिवगुप्त बालार्जुन, उनका धर्म क्या था? ए बौद्ध धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म और डी है जैन धर्म। बौद्ध, वैष्णव, शैव और जैन। चलिए बताइए, महाशिवगुप्त बालार्जुन किस धर्म से संबंधित थे? जी बिल्कुल, शैव धर्म से संबंधित थे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता जो विलासतु थे, निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है नल वंश, बी है पांडु वंश, सी है सरपपुरी वंश और डी है सोमवंश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए नल वंश। अगले संडे को हम छत्तीसगढ़ के जनजातीय व्यवस्था पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत उनकी सामाजिक स्थिति और लोक कला एवं संस्कृति कंप्लीट टॉप 100 क्वेश्चन पे बात करेंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरी ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? 995 ईस्वी को, 1000 ईस्वी को, 1010 ईस्वी को और अगला है 1015 ईस्वी को। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? 995, 1000 ईस्वी, 1010 ईस्वी या 1015 ईस्वी? जी बिल्कुल, 1000 ईस्वी में इन्होंने सत्ता स्थापित की थी और 1741 ईस्वी तक शासन किए। इस तरह से सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तो कलचुरी राजवंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? आपको बतानी है कि कलचुरी वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ए है रत्नदेव प्रथम, बी है पृथ्वीदेव प्रथम, सी है रत्नदेव द्वितीय और डी है पृथ्वीदेव द्वितीय। यह प्रश्न इसी साल आया था CGPSC प्रीलिम्स 2019 में, जिसमें प्रश्न था कि सकल कौशलाधिपति की उपाधि कलचुरी शासक में से किसने उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसके अलावा भी याद रखेंगे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन और तिवरदेव, इन्होंने भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की है। तो कितने शासक हो गए? 3 सकल कौशल उपाधि धारण करने वाले, पृथ्वीदेव प्रथम, महाशिवगुप्त बालार्जुन और तीसरा तिवरदेव। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, वंश तो याद होना ही है, आपको शासक का भी नाम याद होना है। उस समय भी बोला था जिस समय पढ़ा रहा था, तो कि कौन से शासक किस वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने है।
एक साइड है राजवंश और दूसरा है राजा। कूट मिलान करनी है आपको, तो साथ ही साथ कूट मिलान करते जाइए। नल वंश से संबंधित इन 4 ऑप्शनों में से कौन से शासक हैं? सरबपुरी वंश में से इन चारों में से कौन से शासक हैं? पांडु वंश से देख लीजिए कि कौन से शासक हैं, और सोमवंश, इनमें से कौन से शासक सोमवंश से संबंधित हैं? सभी का लगभग कोड बताया गया था, अगर कक्षा का वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। चलिए बताइए, चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा राजवंश किससे संबंधित था। तो नल वंश के शासक हैं भवदत्त वर्मा। सरबपुरी वंश के शासक हैं प्रसन्नमात्र। पांडु वंश के शासक हैं तिवरदेव, और सोमवंश के शासक हैं शिवगुप्ता। तो एक का बी, दूसरे का सा, तीसरे का द और चौथे का आ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। तो ये रहा कूट मिलान का प्रश्न। आप इसी तरह से एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कीजिएगा। कूट मिलान में पहले चेक कीजिएगा कौन कौन से शासक किससे मैच हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ए वाद्यराज, बी सिंहराज, सी भोपदेव, डी है नरहरदेव। चलिए बताइए, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? बताइए, लाइव चैट में बताइए, कमेंट में बताइए, जिसमें आपको उचित लगता हो। जी, सिंहराज। जो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? सिंहराज। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? जो बस्तर के कोरापुट है उस क्षेत्र के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? ए काकतीयों ने, बी कलचुरियों ने, सी नागवंशियों ने, डी गंगवंशियों ने। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन जो विकल्प दिए रहते हैं उसको कट करके किया कीजिए। जैसे गंगवंशी हैं, इसको तो कभी पढ़े ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, जब आप इतिहास, प्राचीन इतिहास में देखे होंगे अभी तक। नागवंशियों ने, ये हो ही नहीं सकता, होगा तो काकतीय या तो कलचुरी। तो जब कलचुरी शासक कर रहे थे तो छिंदक नागवंश के बाद ही किए हैं। तो बस्तर के कोरापुट को काकतीयों ने अंत किया था। तो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? किनके अनुसार? वाल्मीकि रामायण के अनुसार दक्षिण कौशल का राज्य किसे प्राप्त हुआ था? ए है लव, बी है कुश, सी है लक्ष्मण और डी है अंगद। तो दक्षिण कौशल का राज्य प्राप्त हुआ था कुश को, जबकि उत्तर कौशल का राज्य किसे प्राप्त हुआ था? तो लव को। इन्हें उत्तर कौशल का राज्य प्राप्त हुआ था। इसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ए है नलवंश, बी है राजर्षि तुल्य कुलवंश, सी है सरबपुरी वंश और डी है उपरोक्त किसी एक के नहीं। एक बार और पढ़ लीजिए प्रश्न। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? जी बिल्कुल, नलवंश। नलवंश के हैं वह रिद्धि ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, इनके प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ए ऑप्शन है सरबराज,
बी है नरेंद्र, सी है सुदेवराज, देख लीजिएगा अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये सुदेवराज है, और डी ऑप्शन है प्रसन्न मात्र। आपको बतानी है सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। ए है सरबराज, बी है नरेंद्र, सी है सुदेवराज और डी है प्रसन्न मात्र। जी, आप लोग ने पढ़े हैं कि गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के प्रसन्न मात्र ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ए है प्रयाग प्रशस्ति, बी है गया अभिलेख, सी है किरारी काष्ठ अभिलेख और डी है नालंदा अभिलेख। विकल्प देख लीजिए एक बार और, प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख। प्रश्न है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति इसमें उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में से कौन थे। इसको अभी देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। तो कौन कौन से क्षेत्र थे देख लीजिए। ए है कोसला, बी है कुराट, सी है महाकांतार और डी है पिष्टपुर। तो न तो आप कुराट को पढ़े हैं न पिष्टपुर को पढ़े हैं। चलिए ऑप्शन बता देता हूँ आपको। अ एवं ब है, ब एवं स है, अ एवं स है और ब एवं ड है। तो इस तरह से मत देखिएगा, आप विकल्प को देखिए। प्रश्न है, दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, तो जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र कौन से थे। तो विकल्प एग्जाम हॉल में पहले जो नहीं है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। कुराट तो आप सुने नहीं हैं, पिष्टपुर तो सुने नहीं है, तो अगला बोल रहा है कि 2 छत्तीसगढ़ से क्षेत्र कौन से थे। तो कोसला तय है, महाकांतार है, दोनों को आप सुने हैं। तो अ और स जिसमें है वह आंसर है। तो अ और एम स किसमें है, तो ऑप्शन सी में। तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में है। ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा और डी सरगुजा। आपको बतानी है तुमाड़ किस ज़िले में स्थित है। ए है जसपुर, बी है बिलासपुर, सी है कोरबा, डी है सरगुजा। कौन सा स्थान, तो तुमाड़। तुमाड़ कहाँ स्थित है जी, तो कोरबा में स्थित है, ऑप्शन सी। ये टाइपिंग ही नहीं हो पाया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और विकल्प बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप बताइएगा। मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है, कौन सा दरवाज़ा, मेनका द्वार। ए शक्ति, बी मदनपुर, सी धनपुर, डी चैतुरगढ़। देखिए ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बस सुन लीजिए और फिर बताइए मेनका द्वार कहाँ स्थित है। शक्ति में है क्या, मदनपुर में है, धनपुर में है या चैतुरगढ़ में है। तो चैतुरगढ़ में स्थित है मेनका जो द्वार है वो, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। क्वेश्चन अच्छे से समझिए कि पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। ए है मल्हार,
बी है रतनपुर, सी है तालागांव, डी है सिरपुर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तालागांव। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। ए विकल्प है कवि गोपाल मिश्र, बी है अंग्रेज अधिकारी चीस्मा, सी है बाबू रेवाराम और डी है पंडित शशिधर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? जी बिल्कुल, बाबू रेवाराम। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन नंबर का प्रश्न है यह कि पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो ए है महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी है सूर्यवर्मन, सी है प्रवरराज, डी है पृथ्वीपति द्वितीय, ये पृथ्वीदेव द्वितीय है, और अगला है बाण विक्रमादित्य। तो पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया है? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से थोड़ी जल्दी करते हैं। चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? जिसके बारे में प्रश्न कल मेंस आंसर राइटिंग वालों को लिखना था। ए है कांकेर, बी है गरियाबंद, सी है राजनांदगांव, डी है कवर्धा और ई है इनमें से कोई नहीं। मेंस वाले हैं कि नहीं हैं तो यस करके कमेंट कीजिए। ये आप लोगों को कल प्रश्न में दिया गया था। तो चितवा डोंगरी गुफा कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब भी तुरंत देखें प्रश्न का आंसर। महाशिवगुप्त बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीपति द्वितीय, बाण विक्रमादित्य। तो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था बाण विक्रमादित्य में। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आंसर लिया गया है। पिछले वाले महाशिवगुप्त बालार्जुन लिया गया था, इसमें बाण विक्रमादित्य लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए, ये प्रश्न ऐसे आते हैं प्रश्न छत्तीसगढ़ के इतिहास में। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। दूसरा है सरभपुरीय वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तीसरा है सोम पांडु वंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया है। चलिए बताइए, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। पहला उत्तर तो सही है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। दूसरा भी सही है कि प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। और तीसरा भी सही है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो कहाँ है? सिरपुर में। तो इस तरह से तीनों सही हैं। तो ऑप्शन ए में है 1, 2 एवं 3 सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा जिसका लगातार आप लोग टेस्ट दिए हैं 3-4 दिन तक, सिर्फ पाषाण काल का, रामायण काल का और महाभारत काल का। तो बताइए, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है। ए है सिंघनपुर, बी है महानंदी घाटी, सी है टेरम और डी है ए व बी दोनों। मेंस वाले बताइए जल्दी, प्री वाले भी पढ़े हैं। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन से हैं? सिंघनपुर। ऑप्शन ए सिंघनपुर।
अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ए हल्बी, बी अवधी, सी कोसली, डी महाकांतरी और ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था कोशली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए कि कौन कौन से प्राचीन कला केंद्र हैं। ए है रतनपुर, बी है सिरपुर, सी है मल्हार और डी है उपरोक्त सभी। जहां उपरोक्त सभी आपको प्रश्न में दिखता है 90% चांस रहता है कि उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। तो इसमें कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र तीनों हैं, रतनपुर भी है, सिरपुर भी है, मल्हार भी है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चेदी महाजनपद के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। चलिए बताइए कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? सभी पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा राज्य जो जिला है वह प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए? तो आप सभी पढ़े होंगे प्रागैतिहासिक काल में। ए है बिलासपुर, बी है रायगढ़, सी है कबीरधाम, डी है सरगुजा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी रायगढ़। जो रायगढ़ जिला है वह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित हैं? ए धनौरा, बी बसनाझर, सी करमागढ़ और डी है भैंसगदी। मेंस वाले आप लोगों का क्वेश्चन कल महास्मारक करके दे दिया गया था, वो पाषाण महास्मारक बताना था आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, सुधार दिया जाएगा। तो पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? तो धनौरा से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? तो रामगढ़ के बारे में हमने श्री राम वनगमन पथ में भी देखे हैं, उससे पहले आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रामगिरी किस जिले के अंतर्गत आता है? ए जांजगीर चांपा, बी जसपुर, सी सरगुजा, डी दंतेवाड़ा या ई इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पड़ता है? सरगुजा, सरगुजा में रामगिरी पड़ता है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? सभी पढ़े हैं ना गुप्त काल। सिरपुर ए ऑप्शन, बी पाटलिपुत्र, सी जांजगीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी इनमें से कोई नहीं थी, कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? इसको पिछले 2-3 प्रश्न में समझे हैं कि दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ए ऑप्शन है महेंद्र, बी है व्याघ्रराज, सी है धनंजय, डी है विष्णुगुप्त और ई है अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, जो दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? तो नरेंद्र, जो महेंद्र सेन है, महेंद्र सेन उन्हें पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है इसी के तर्ज पर कि महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ए महेंद्र सेन, बी व्याघ्रराज, सी शंखचूड़ और डी है जयतराज और ई है कर्णराज। तो महाकांतार कौन से राजा थे? व्याघ्रराज, व्याघ्रराज जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि नल वंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली थी?
स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिली है? ए अड़ेंगा केशकाल घाटी से, बी बकावंड बस्तर क्षेत्र से, सी सरौना कांकेर जिला से, डी दरबा घाटी बस्तर क्षेत्र से, ई है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मिला है स्वर्ण मुद्राएं? अड़ेंगा, जो कि कहाँ स्थित है? केशकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जो साक्ष्य है वह छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है सांची अभिलेख, बी है राजिम अभिलेख, सी है मंदसौर अभिलेख और डी है उदयगिरी अभिलेख। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। याद रखेंगे, विलासतुंग के राजिम शिलालेख से। ये रहा। प्रतिदिन आपको कक्षाएं मिली हैं 1, 2, 3 से लेकर 14 क्लास तक। तो बताइए निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है, तो आपको क्रम बतानी है कि उनका क्रम क्या था। ए है राजर्षि तुल्य कुल वंश, बी है सरबपुरी वंश, सी है नल वंश और डी है चक्रकोट का नागवंश। चलिए सीक्वेंस बताइए कि किन्होंने पहले शासन किया है। सबसे पहले किन्होंने किया है इनमें से? सबसे पहले देखिए राजर्षि तुल्य वंश ने किया है। उसके बाद किन्होंने किया बताइए? उसके बाद नल वंश ने किया है, तीसरा ऑप्शन है। तो पहला हुआ राजर्षि तुल्य वंश और दूसरा क्या हो गया? नल वंश। तो इनमें से कौन हो जाएगा? राजर्षि तुल्य वंश पहला, नल वंश दूसरा, उसके बाद सरबपुरी वंश तीसरा और चक्रकोट का नागवंश चौथा। तो 1, 3, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन बी। तो 1, 3, 2, 4 ये हुआ उनके सीक्वेंस। तो देख रहे हैं आप लोग कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप वंश का क्रम भी याद रखिएगा, शासक का भी नाम याद रखिएगा। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, तो उसमें देखेंगे जो शासक होते हैं उनका भी सीक्वेंस पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्राचीन और मध्य के शासकों का भी सीक्वेंस पूछ दे कि किन्होंने पहले शासन किया है। तो हो सके कोड बताया गया है लगभग जितने भी वंश काल पढ़े हैं, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। बी है प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। सी है भोरमदेव मंदिर शिलालेख प्राचीन फड़ी नागवंश से संबंधित है। देखिए प्रश्न में पहले जब आप पढ़ते हैं तो देख लीजिए कि प्रश्न पूछा क्या है। तो आपको पूछा है सही उत्तर चुनिए। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर क्या सरबपुरी शासकों ने बनवाया था? बताइए मेंस वाले, प्रीलिम्स वाले आप लोग बता दीजिए, अभी अभी पढ़े हैं। क्या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था? किसने बनवाया था? पता है किसी को? पढ़ाई कीजिए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडु वंश के शासकों ने बनवाया था। तो ये तो गलत हो गया। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो गए। याद रखेंगे लक्ष्मण मंदिर पांडु वंश ने बनवाया है। चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो किस स्थल की यात्रा की थी? ए है मल्हार, बी है जांजगीर, सी है दमोधारा, डी है तेलाग्राम और ई है गिरौदपुरी। तो बताइए चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी? आप सभी पढ़े हैं, विकल्प में बताइए कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए मल्हार आए थे। इसके अलावा कहाँ गए थे? सिरपुर। याद रखेंगे मल्हार और सिरपुर दोनों की यात्रा चीनी ह्वेनसांग ने की है। अगला प्रश्न है प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासक काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया है? ए है पांडु
वंश, बी है सरबपुरी वंश, सी है नल वंश, डी है राजर्षि तुल्यकुल वंश। अभी जस्ट देखे हैं कि पांडु वंश के शासकों ने ही सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया है, तो ऑप्शन ए हुआ। अगला देख लीजिए, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? अब भी देखे हैं कहाँ स्थित है, तो सिरपुर में स्थित है। लेकिन लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मेंस वाले, प्रीलिम्स वाले, जिनको भी याद है, कहाँ है लक्ष्मणेश्वर मंदिर? तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है खरौद में। याद रखेंगे, खरौद में है लक्ष्मणेश्वर मंदिर और सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर। ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए है नल वंश, बी है सरबपुरी वंश, सी है सोमवंश, डी है पांडुवंश। बताइए किस वंश के जो राजा थे वे त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन सी, सोमवंश के जो शासक थे वे त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? ए है महाशिवगुप्त उनके काल को, या चंद्रगुप्त के काल को, बाणवंश के काल को, या नंददेव के काल को। तो बताइए छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को जाना जाता है? महाशिवगुप्त काल। तो ऑप्शन ए हुआ। क्यों कहा जाता है बताइए तो मेंस वाले। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए अगर मेंस वाले उपस्थित होंगे तो। हैं कोई मेंस वाले? छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त काल के कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किनके कार्यकाल को कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त के काल को। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था? आपको बताना है कि रतनपुर शहर रत्नदेव के द्वारा कब बसाया गया था? तो 1050 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जो कौन सा स्थान है वह कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? आपको बतानी है कि कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। ए है त्रिपुरी, बी है तुम्माड़, सी है जाजलीपुर और डी है रतनपुर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान था जो कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी जाजलीपुर। इसे जाजलदेव प्रथम ने बसाया था, जिसका वर्तमान नाम जांजगीर है, और प्रतिवर्ष वहाँ देखेंगे तो जाजल्य महोत्सव होता है। अगला प्रश्न है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ए है पृथ्वीदेव प्रथम, बी है रत्नदेव द्वितीय, सी है पृथ्वीदेव द्वितीय, डी है रत्नदेव प्रथम। तो रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, गंगवंशी शासकों को युद्ध में हराने वाली कलचुरी शासक था? कौन से शासक था जो गंगवंशी शासक थे उनको युद्ध में हराए थे? ए है पृथ्वीदेव द्वितीय, बी है पृथ्वीदेव प्रथम, सी है रत्नदेव द्वितीय और डी है रत्नदेव प्रथम। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ कि गंगवंश की जो शासक थे उनको युद्ध में हराने वाली कलचुरी शासक कौन थे? तो कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक।
अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? ए जाजलदेव प्रथम, बी जाजलदेव द्वितीय, सी रत्नदेव द्वितीय या डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो गज शार्दुल की उपाधि कौन धारण करते थे? जाजलदेव प्रथम। याद रखेंगे, जाजलदेव प्रथम यह गज शार्दुल की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? ए है भास्कर पंत, बी है रघुजी, सी है महिपत राव, डी है बिंबाजी भोसले। कौन है जिन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए भास्कर पंत। याद रखेंगे कि सन 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय देखेंगे रतनपुर राज्य पर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए थे। ये अभी जिसके बारे में बात किए, बताइए कि रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ था? ए 1741, बी 1745, सी 1758, डी 1787। जी ऑप्शन ए 1741। जो प्रश्न है वह विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप बीच में आए होंगे तो बताना चाहूँगा, शुरू से सॉल्व कर लीजिएगा। प्राचीन और मध्य दोनों को कंप्लीट मैराथन क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने लगभग कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। देखते हैं आप लोगों ने जो टोटल प्रश्न हैं, आपको बता दिया जाएगा कि टोटल कितने प्रश्न थे। आप लोगों ने उसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? ए है जसपुर, बी है सरगुजा, सी है बस्तर और डी है रतनपुर। चलिए बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतनपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? बादल महल याद रखेंगे। कल्याण साय ए ऑप्शन, बी है रत्नदेव द्वितीय, सी है राजसिंह द्वितीय, डी बादल सिंह देव। देखिए, बादल महल बनवाया था, बादल नाम से है, इसका मतलब ये नहीं है कि बादल सिंह ने बनवाया है। बादल महल बनवाया था ऑप्शन सी राजसिंह देव ने। अगला प्रश्न है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? जो है वंशी कलचुरी थे उनको पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे क्या? भोसले थे क्या? होयसल थे कि होलकर थे? चलिए बताइए कमेंट करके। तो है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा भोसला थे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था? देखे हैं कि कैसे वे लोग राजधानी परिवर्तित करते थे। ए है कल्याण साय, बी तखत सिंह, सी रत्नदेव तृतीय और डी है बहारेंद्र साय। तो छुरी कोसगई को राजधानी किसने बनाया था? तो बहारेंद्र साय, ऑप्शन डी, जिन्होंने छुरी कोसगई को अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? ए है पांडु वंश, बी है नल वंश,
सी है कलचुरी वंश और डी है सोमवंश। चलिए बताइए। तो ऑप्शन सी कलचुरी वंश। याद रखेंगे, जो कलचुरी वंश है गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के, इससे इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासक व्यवस्था का अधिकारी था? ए ऑप्शन है दीवान, बी है दाऊ, सी है गौटिया और डी है उपरोक्त सभी। कौन कौन से पद थे? तो तीनों थे, उपरोक्त सभी। जिसमें दीवान कौन थे? गढ़ का शासन प्रमुख दीवान कहलाता था। जो बरहों का प्रमुख था दाऊ कहलाता था और ग्राम का प्रमुख गौटिया कहलाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कवर्धा के फणिनाग वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया था? ए रामचंद्र देव, बी कल्हड़ देव, सी ब्रह्मदेव, डी उमेंद्र सिंह देव। तो बताइए, कवर्धा के फणिनाग वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी ब्रह्मदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणिनाग वंश के प्रथम शासक कौन थे? ए है अहिराज देव, बी है गोपाल देव, सी है रामचंद्र देव, डी है मोनिंग देव। तो बताइए, फणिनाग वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो प्रथम शासक थे अहिराज देव। अगला क्वेश्चन है, मड़वा एवं छेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? ए है अहिराज देव, बी है गोपाल देव, सी है रामचंद्र देव, डी है मोनिंग देव। बताइए, मड़वा एवं छेरकी महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ऑप्शन सी रामचंद्र देव। ये जिसकी बात कर रहा था सबसे पहले कि आपको प्रश्न में पढ़ा कीजिए कि सही पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लिया कीजिए। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है, बी भोरम देव एक आदिवासी देवता मंदिर है, कवर्धा महल का डिजाइन धर्मराज सिंह ने किया था, डी है भोरम देव मंदिर 14वीं शताब्दी में निर्मित है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित मंदिर है, बिल्कुल सही है, पढ़े हैं इसको। भोरम देव एक आदिवासी देवता है, बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी उल्लेख किए हैं। कवर्धा महल का डिजाइन धर्मराज सिंह ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन भोरम देव 14वीं शताब्दी में निर्मित है, यह गलत है। चलिए बताइए कौन सी शताब्दी का था? सभी पढ़े हैं, बताइए। प्रीलिम्स मेंस बताइए ना। तो 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है जो भोरम देव मंदिर है, याद रखेंगे 11वीं शताब्दी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? पढ़े हैं आप लोग, बताइए। ए है परलकोट की संधि, बी है चित्रकोट की संधि, सी है कोटपाड़ की संधि और डी है बारासुर की संधि। तो बताइए, किस संधि के द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आया था? ऑप्शन सी कोटपाड़ की संधि। कब हुई थी? बताइए। 1700, एक अंक छूटा है, बता दीजिए कौन सा है। तो कोटपाड़ की संधि हुई थी 1778 में। अगला प्रश्न है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ है? ए है 1876, बी है 1859, सी है 1910, डी है 1742, ई है 1795। तो भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ है? 1795 में। याद रखेंगे कि भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है?
ए है अन्नम देव, बी है पुरुषोत्तम देव, सी है दरिया देव और डी है दलपत देव। तो किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है? तो पुरुषोत्तम देव। गोंचा पर्व क्या होता है, इसको हम छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य में जनजातियों की लोक कला एवं संस्कृति में बात करेंगे। गोंचा पर्व आएगा जब बस्तर का दशहरा हम पढ़ेंगे, वहाँ हम उल्लेख करेंगे कि गोंचा पर्व आखिर होती क्या है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए सभी पढ़े हैं, आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। 1774 में हल्बा विद्रोह पढ़े हैं। 1825 में परलकोट विद्रोह पढ़े हैं। 1842 में तारापुर विद्रोह पढ़े हैं और 1842 में ही मेरिया विद्रोह पढ़े हैं। 1856 में लिंगागिरी विद्रोह पढ़े हैं। 1859 में कोई विद्रोह पढ़े हैं। 1876 में मुड़िया विद्रोह पढ़े हैं और 1910 इसमें आप भूमकाल विद्रोह पढ़े हैं। नेतृत्वकर्ता बता दूं तो हल्बा विद्रोह का नेतृत्व करते थे अजमेर सिंह। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करते थे महिपाल देव। तारापुर का नेतृत्व करते थे दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करते थे हिड़वा मांझी। लिंगागिरी के नेतृत्व करते थे धुरवाराम माड़िया। कोई विद्रोह के नेतृत्व करते थे नागुल दोरला। मुड़िया विद्रोह के नेतृत्व करते थे झाड़ा सिरहा और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करते थे गुंडाधुर। तो सुमेलित कर लीजिए, परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? तो गेंद सिंह। ए का हो गया 4। अगला है तारापुर विद्रोह सी। तो तारापुर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? दलगंजन सिंह। जहां हमने देखा था तारा दल के रूप में दिखते हैं, इस तरह से याद किए थे। मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? तो हिड़वा मांझी। और बच गया बरगढ़ विद्रोह, तो इसके नेतृत्व करता थे अजित सिंह। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में भी इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, जिसका आपको पहले पता रहता है उसको मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता सुमेलित नहीं है? केवल पूछा है सुमेलित नहीं है, मतलब केवल एक ही है जो सुमेलित नहीं है। परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता गेंद सिंह है, सही है। तारापुर विद्रोह का नेतृत्व करता दलगंजन सिंह है, ये भी सही है। मेड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? हिड़वा मांझी, ये भी सही है। कोई विद्रोह के नेतृत्व करता गोपीनाथ, शायद देख लीजिए ये है या नहीं है। बस्तर विद्रोह के नेतृत्व करता थे गुंडाधुर। बस्तर विद्रोह वही भूमकाल विद्रोह। तो कोई विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? अभी बताया हूँ, कमेंट करके बताइए, बताइए सभी बताइए, अभी बताया हूँ मैं। तो कोई विद्रोह के नेतृत्व करता थे नागुल दोरला। प्रमुख जनजातीय विद्रोह में इन सभी के बारे में बात किए थे। तो कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है नागुर दोरला। तो गोपीनाथ क्या है? गलत है। तो प्रश्न में बताना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों का कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। इसको बताया हूँ कि उसका समय क्या था। देखिए, जो मुड़िया विद्रोह था ये कब प्रारंभ हुआ था? 1876 में। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। मेरिया विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। और तारापुर भी हुआ था 1842 में। लेकिन जो तारापुर विद्रोह था वह 1842 से 1854 तक चली थी और मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चली थी। तो 54 वाला पहले रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सी, उसके बाद ए और बी। डी, सी, ए, बी। तो कौन सा है? ऑप्शन सी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में जनजातीय विद्रोह एवं वर्ष सुमेलित है? एक
देखिए कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, केवल एक ही जोड़ी होगी जो सुमेलित है। तो तारापुर विद्रोह कब हुआ था, 1842 में हुआ था क्या? तो 1842 से 1854 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कोई विद्रोह क्या 1876 में हुआ था? जी बिल्कुल नहीं, 1876 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1859 में। मुरिया विद्रोह 1859 में हुआ है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये हुआ था 1876 में। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? तो हल्बा विद्रोह हुआ है 1774 में। तो इस तरह से सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन ए। तो तारापुर विद्रोह है जो सुमेलित है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का 86 क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अगर आप कक्षा का वीडियो निश्चित रूप से पढ़े होंगे, चाहे वीडियो पढ़ें या नोट्स से पढ़ें, प्रॉपर रूप से पढ़े होंगे, तो मेरे हिसाब से 86 प्रश्न में कम से कम आपसे 80 प्रश्न तो बने ही होंगे, क्योंकि एक दिन पहले भी बता दिया गया था और सभी का नोट्स आपको दिया गया है। कुछ लोग लेट से आए हैं, बीच में आए हैं, तो आप लोग एक बार पूरा देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से, चाहे ACF एग्ज़ाम में हो, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होंगे, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से रिपीट होते हैं। कि कुछ छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। तो पूरा प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले संडे को छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य के बारे में। और मेंस आंसर राइटिंग वाले होंगे तो यस कीजिए, आपके लिए एक सूचना है। आप लोगों का जो आंसर है उसको चेक हो गया है। शाम तक आप लोगों का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। केवल टॉप 10 छात्रों का ही नाम हम घोषित करेंगे। मॉडल आंसर के समय ही उसको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।